हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आज आपके लिए आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास लेके आई हूँ जो कि एसटेट 2023 के लिए होने वाली है। और आज की क्लास में हम आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की जो कला है उसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि देखिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सीधे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप चीज़ों को समझ लेंगे तो वो आपके लिए आसानी रहेगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण यानी कि टीचिंग के अर्थ की, यानी कि टीचिंग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों और अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो सीखेगा तो अपने ही प्रयासों से और अपने ही अनुभवों से। खुद से जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा किसी चीज़ को वो नहीं सीखेगा। लेकिन जो शिक्षण है वो उसको सीखने में सहायता करेगा और ये सहायता करने का जो काम है वो शिक्षक करता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया का जो संचालन है वो शिक्षक करेगा, पर व्यक्ति सीखेगा अपने स्वयं के प्रयासों से ही। आगे लिखा है कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो अधिगम के बिना पूरी नहीं होती। अधिगम का मतलब होता है सीखना, हम सभी जानते हैं, लर्निंग जिसे हम कहते हैं। यानी कि शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। यानी कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और अधिगम और शिक्षण दोनों में गहरा संबंध है। क्योंकि बिना सीखे हम शिक्षण नहीं करा सकते हैं। जब तक हमारा शिक्षण कराना बिल्कुल ही बेकार है, जब तक शिक्षार्थी को समझ में ना आए, वो कुछ नया ना सीखे। आगे बढ़ते हैं, परिभाषाओं की बात करते हैं। पहली परिभाषा है थाइन की, जो कि कहते हैं कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। यानी कि सीखने को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चे ने जो कुछ पहले से सीख रखा है उसमें उसके उस ज्ञान में वृद्धि करना ही क्या है, शिक्षण है। क्लार्क की परिभाषा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और संचालित की जाती है। यानी कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। किससे, शिक्षण से। और ये प्रक्रिया इसीलिए नियोजित की जाती है और इसीलिए संचालित की जाती है कि जिससे बालक कुछ नया सीखे। आगे रिस्क कहते हैं कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जाता है। यानी कि शिक्षण क्या है, इनके अनुसार कुछ भी नया सीखने के लिए बच्चे को निर्देश देना। और ये निर्देश कौन देगा, शिक्षक देगा। किसे देगा, बच्चे को देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति या इसकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षण जो है वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कराया जाता है। यानी कि कोई भी काम होगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी तरह जो शिक्षण है उसका भी एक उद्देश्य होता है, इसीलिए इसे हम सोउद्देश्य प्रक्रिया मानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कराया जाता है। कराएगा कौन, शिक्षक कराएगा। कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर शिक्षण को क्या है, व्यर्थ माना जाता है। यानी कि जब तक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी शिक्षण कार्य व्यर्थ है। अगली है हमारी विशेषता कि जो शिक्षण है वो एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया वो होती है जो दो लोग मिलकर करते हैं, दो लोगों के मध्य होती है या दो समूहों के मध्य होगी। तो शिक्षण का जो कार्य है वो शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर करते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। उसके बाद शिक्षक या शिक्षार्थी दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति, यानी कि दोनों का ही होना आवश्यक है, किसी एक की भी अनुपस्थिति इस अंतः प्रक्रिया का खात्मा कर सकती है। यानी कि तब तक अंतः प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी जब तक कम से कम दो लोग वहाँ पर ना हो। अतः यह जो अंतः प्रक्रिया है ये किसी विशेष कार्य के लिए संचालित की जाती है। यानी कि कोई उद्देश्य होता है कुछ सीखने, जैसे आज हम सोच लेते हैं कि आज हमें क्लास में ये पढ़ाना है, जिसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, तो ये हमारा एक लक्ष्य हो गया। उसी लक्ष्य या उसी विशेष कार्य के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा टीचिंग का वर्क है वो कराया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता कहती है कि शिक्षण क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। अब देखिए, इसे कला कहने का कारण ये है कि अन्य कलाओं की भांति देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसका स्वरूप शिक्षण के उद्देश्यों के साथ साथ बदलता रहता है, यानी कि जो शिक्षण है वो परिवर्तनशील है। जैसे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ऐसा ही इसका स्वरूप हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वान क्या है, इस नियम का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसके जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो शाश्वत हैं, यानी कि कभी भी बदलते नहीं हैं, इसलिए ये विज्ञान भी है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, तो शिक्षण कला है और विज्ञान है। अब इसकी चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता कहती है कि जो शिक्षण है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसे, आइए समझते हैं कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है, यानी कि इसका केंद्र जो है वो बालक को माना जाता है और ये बालक का सर्वांगीण विकास करती है, यानी कि बालक के सभी पक्षों का विकास करेगी। सर्वांगीण विकास से मतलब यहाँ पर ये है। और इससे बालक में व्यवहारगत परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं शिक्षण के फलस्वरूप। सफल शिक्षण जब तक नहीं माना जा सकता जब तक छात्र के जो 3 पक्ष हैं, कौन से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जब तक इन तीनों का विकास ना हो जाए तब तक शिक्षण को सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए जो शिक्षण है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया है। आगे है कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है, यानी कि एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। तो देखिए, यह लिखा हुआ है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका संचालन शिक्षक और छात्र दोनों के संयुक्त समूह में ही संभव है, यानी कि कम से कम दोनों लोगों का होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक व छात्र संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 और 1, यानी कि 1 छात्र होना चाहिए और 1 ही शिक्षक कम से कम होना चाहिए। इसके बाद है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके संचालन के लिए वातावरण सामाजिक होने के कारण यह सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सामाजिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि इसका वातावरण जो है वो सामाजिक होता है और जीविकोपार्जन के रूप में शिक्षक द्वारा प्रयोग करने से यह क्रिया क्या है, व्यावसायिक बन जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सामाजिक क्यों है, क्योंकि ये सामाजिक वातावरण में होती है, और व्यावसायिक क्यों है, क्योंकि शिक्षक इसे जीविकोपार्जन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता है कि जो शिक्षण है वो निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। देखिए, निदान का अर्थ होता है किसी रोग या किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब होता है कि उन कारणों का पता लगने के बाद उन्हें दूर करने का प्रयास करना, उस समस्या को हल करने की कोशिश करना। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम विद्यार्थी की बुद्धि, उसके दृष्टिकोण और कमज़ोरी का पता आसानी से लगा लेते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी प्रश्नावलियाँ होती हैं, इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच्चों की बुद्धि, व्यक्तित्व, उसका अभिक्षमता, अभिरुचि, ये सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा छात्र की योग्यताओं, क्षमताओं और संवेगों का पता लग जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ, पिछड़ेपन के कारणों का पता कर हम शिक्षण को उपचारात्मक भी बना सकते हैं। यानी कि जब हमें समस्या का पता लग जाएगा तो उसके बाद हम अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करके बच्चे की जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आगे विशेषता है 7 नंबर की कि जो शिक्षण है वो एक निर्देशन की प्रक्रिया है। अब देखिए कैसे है कि वर्तमान में शिक्षण को क्या है, मार्गदर्शन माना जाता है, यानी कि बच्चों को मार्ग दिखाना है हमें। ठीक है, उसके बाद शिक्षक छात्र की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, आवश्यकता, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उसे दिशा निर्देश देगा, यानी कि उसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और तभी बालक को गाइड करना है कि ये तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें सिखानी है। ठीक है, इससे छात्र के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक निर्देशन की प्रक्रिया है। आगे है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो जो ब्लूम है उन्होंने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं। कौन से हैं? तो देखिए, पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षक
और तीसरा है शिक्षार्थी, यानी कि जो ये है शिक्षण की प्रक्रिया। इसके 3 पक्ष हैं। पहला पाठ्यक्रम है, इधर आपके शिक्षक, और एक तरफ आपके शिक्षार्थी। स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम, ये आएंगे आपके टीचिंग के प्रोसेस में, और ये बताए हैं किसने, ब्लूम ने। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि जो शिक्षण है वो मनुष्य को समायोजन योग्य बनाता है। तो कैसे बनाता है? तो जो शिक्षक है वो मनुष्य को अपने समाज में समायोजित होने के लिए तैयार करता है, यानी कि एज अ टीचर हम बच्चे को उसकी जो सोसाइटी है उसमें एडजस्ट करने के लिए तैयार करेंगे, और ये जो तैयारी है वो हम टीचिंग के द्वारा, यानी कि शिक्षण के द्वारा ही कर सकते हैं। शिक्षण के द्वारा वह अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजेगा और खुद को क्या है, उन परिस्थितियों अथवा समस्याओं से समायोजित करेगा, यानी कि जो उसके आसपास की परिस्थितियां हैं उनके साथ वो एडजस्ट होने की कोशिश करता है। अगली विशेषता है कि शिक्षण क्या है, एक सह संबंध है। तो देखिए, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें छात्र होगा, शिक्षक है और पाठ्यवस्तु है। तो इन तीनों को सह संबंधित करने का कार्य यहाँ पर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो क्रिया है जिसके द्वारा क्या है, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, इन तीनों में संबंध जो है वो स्थापित किया जाता है। इस तरीके से अभी हमने ये डायग्राम देखा था, जहाँ पर एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ टीचर है और एक तरफ पाठ्यवस्तु है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि जो शिक्षण है वो एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो देखिए, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। कैसे? कि शिक्षण को औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि यह प्रक्रिया विद्यालय में निश्चित कार्यक्रम और विषय वस्तु के अनुसार संपन्न की जाती है। तो वहाँ हो गई आपकी औपचारिक, और विद्यालय के बाहर भी होती है, तो ये हो गई आपकी अनौपचारिक, यानी कि बच्चा स्कूल में भी सीखता है और इसके अलावा स्कूल के बाहर भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो वो अनौपचारिक शिक्षण हो जाएगा। अब देखिए, आगे लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें कक्षा शिक्षण से ही सीखी जाएं। कक्षा के बाहर भी विभिन्न संचार और अन्य साधनों से सीखना होता है, लेकिन सीखने वाला जो है वहाँ शिक्षक ना, लेकिन सिखाने वाला शिक्षक ना होकर अन्य माध्यम होते हैं, और अन्य माध्यमों द्वारा सीखना ही अनौपचारिक शिक्षण होता है। यानी कि शिक्षक के द्वारा जब बच्चा सीखेगा तो औपचारिक, और शिक्षक के अलावा विद्यालय के बाहर अन्य साधनों से सीखेगा तो आपका अनौपचारिक शिक्षण हो जाएगा। अगली विशेषता है कि शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। तो देखिए कैसे है? तो शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षक इस बात पर विशेष जोर देता है कि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास हो। आजकल की हमारी जो एजुकेशन है वो इसी तरीके से है कि बच्चों की तर्क शक्ति को बढ़ाया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है उसे बच्चे एज इट इज़ ना स्वीकार कर ले, तर्क करें कि ये क्यों है, ऐसे इस तरीके से क्यों है। और पाठ्य वस्तु का जो विश्लेषण और संश्लेषण है वो तर्क द्वारा ही किया जाता है। तो जो एक टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो एक तार्किक मानी जाती है। अब हम अच्छे शिक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं। ये तो प्रकृति थी शिक्षण की। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए, जो अच्छा शिक्षण है वो क्रियाशील रहने के अवसर प्रदान करता है, यानी कि जो बच्चा है वो एक्टिव रहेगा। वांछनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं अच्छे शिक्षण से। कैसे? कि जो चीज़ें ज़रूरी है, उपयोगी है, बस वही बातें सिखाई जाती हैं, अनुपयोगी बातें नहीं सिखाई जाती हैं। इसके बाद है कि जो अच्छा शिक्षण है वो अधिगम का संगठन करता है, यानी कि अधिगम को एक संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा शिक्षण जनतंत्री होता है, यानी कि वहाँ पर ऐसा माहौल होता है जहाँ बच्चों की बात सुनी जाती है, ना कि शिक्षक द्वारा बच्चों पर अपनी बात थोपी जाए। अच्छे शिक्षण से निरंतर प्रगति होती है, यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अच्छा शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है, यानी कि बच्चे जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं कि किस समय कौन सा संवेग प्रस्तुत करना है। ये नहीं है कि वो क्लास में आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाएं। किसी बात पर शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चों को हंसी आ रही है तो बहुत ज़ोर से नहीं हंसेंगे, वो क्या है धीरे हंसते हैं। या बहुत क्रोध आ रहा है तो अपना क्रोध भी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख लिया है। आगे है कि अच्छा शिक्षण बालक को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है, यानी कि बच्चे अपने वातावरण में समायोजित होना सीखते हैं। वही बात हो गई, अभी हमने बात की थी इस बारे में।
इसके अलावा देखिए ये छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने के कारण सरल, सरस और सजीव होता है। यानी कि हम बच्चों को जब भी क्लास में पढ़ाते हैं उससे पहले हम बच्चों का पूर्व ज्ञान देखते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, उसके बाद अपना जो भी नया टॉपिक होता है उसको स्टार्ट करते हैं और ये छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। ये थी अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानते हैं। तो देखिए कुछ कारक हैं जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं हो गई, यानी कि हर बालक अपने आप में अलग होता है। शिक्षण के उद्देश्य हो गए, कक्षा की संवेगात्मक स्थिति, इसके अलावा शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। उसे कितनी नॉलेज है, कितना वो अपने काम में कुशल है, ये सारी चीज़ें शिक्षण को प्रभावित करती हैं। परिणाम की शीघ्र जानकारी। तो देखिए कई बार क्या होता है, हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो जब उन्हें परिणाम थोड़े अपेक्षाकृत जल्दी दे दिए जाते हैं तो इससे सीखने में वृद्धि होती है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा भौतिक संसाधन भी, यानी कि अगर बच्चों के लिए प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है विद्यालय में, तो बच्चों का क्या है, ध्यान उसी तरफ जाएगा और वो उतना पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो भौतिक संसाधन, इसके अलावा शैक्षिक सामग्री जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स हो गए और भी आजकल तो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा परिवार का वातावरण कैसा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करेगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम और विद्यालय का वातावरण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब शिक्षण के प्रकार के विषय में जानते हैं। तो देखिए शिक्षण का जो पहला प्रकार है वो है एक तंत्रात्मक रूप। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो शिक्षक है वो पूर्णतया सक्रिय होगा, यानी कि इसमें कौन सक्रिय होगा, शिक्षक, और छात्र क्या है, निष्क्रिय श्रोता रहता है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तंत्रीय शासन व्यवस्था के शिक्षण में जो छात्र है वो शिक्षक की सभी बातों को स्वीकारता है, भले ही वे सभी बातें उसकी समझ से परे हों, किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा और ना ही तर्क देगा। इससे क्या होता है, छात्र की क्षमता, रुचि, योग्यता, आवश्यकता आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुराने समय में राजा होता था, राजा का निर्णय ही सर्वोच्च होता था, प्रजा को राजा की जो भी निर्णय ले वो सारी बातें माननी पड़ती थी। इसी तरह से जो एक तंत्रात्मक रूप है शिक्षण का, उसमें क्या होता है, शिक्षक ही सर्वे सर्वा होगा, बच्चे बस सुनते रहेंगे, भले ही उनके बात समझ में आ रही है, वो कोई भी तर्क नहीं देंगे और किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे और छात्रों की किसी भी रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, किसी भी बात का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है तंत्रात्मक रूप। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहेंगे, ठीक है। जिस तरीके से प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में होता है, उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, दोनों सक्रिय होंगे और अंतःक्रिया भी करेंगे परस्पर। इसमें क्या होगा, छात्रों को तर्क और अपनी समस्याओं के लिए पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि बच्चे तर्क भी कर सकते हैं, अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं, शिक्षक के सामने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र में शिक्षक का अर्थ हुआ कि जो शिक्षक है वो छात्रों को अधिकांशतः अंतःक्रिया के अवसर प्रदान कर स्वयं को पथ प्रदर्शक अथवा निर्देशक की भूमिका में प्रस्तुत करे। यानी कि यहाँ पर एक क्या है, एक मेंटर के रूप में, गाइड के रूप में शिक्षक का कार्य होगा और बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं। इससे क्या होता है कि छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास होता है, यानी कि प्रजातांत्रात्मक रूप में क्या होगा, बच्चे खुद से ही अनुशासन में रहना सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो रूप है वो है हस्तक्षेप रहित रूप। इसमें क्या होगा, शिक्षक का जो स्थान है वो एक मित्र के रूप में होता है, मित्र के रूप में होगा। इसमें जो छात्र है उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक सहयोग नहीं करता है, वरन छात्रों को ही स्वयं हल करने के अवसर देता है, यानी कि वो उनको प्रेरित करेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन खुद हल नहीं करेगा और ना ही उनकी हेल्प करेगा। यानी कि उस शिक्षक का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ एक फ्रेंड की तरह है। इससे क्या होगा, बच्चे जब खुद से समस्या का हल निकालेंगे तो इससे उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। अगर वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो
खुद से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें खुद से करने का प्रयास करने के अवसर दिए जाएंगे तो इससे उनकी सृजनात्मकता यानी कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये थे 3 प्रकार शिक्षण के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अधिगम की। शिक्षण की बात हो गई, अब हम अधिगम की बात करते हैं। सबसे पहले अधिगम का अर्थ जानते हैं कि सीखना। अधिगम को सीखना भी कहते हैं। तो अगर हम सामान्य अर्थ में बात करें तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कह दिया जाता है। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें तो सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है सीखने का मतलब जो अभ्यास या अनुभूति यानी कि प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं। यानी कि हो सकता है कि कई बार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन थकान की वजह से, किसी नशे की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आ जाता है, तो उस तरह के परिवर्तन को सीखना नहीं कहेंगे। सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों को सीखना कहेंगे जो अभ्यास से और अनुभूति से होते हैं। और इस तरह के जो परिवर्तन है इनका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को किसी वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। तो आई होप आपको अधिगम का अर्थ भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। अब देखिए, सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस या अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होता है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। ये भी देखिए वापस से रिपीट हो गया है। अब 2 परिभाषाएं हैं। पहली है वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा क्या है, जब नया ज्ञान सीखता है, नई नई चीज़ों को करता है, इसे ही अधिगम कहा जाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो अधिगम क्या है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति इनका अर्जन करना यानी कि इनको प्राप्त करना ही सीखना कहा जाता है। यानी कि कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया, कोई नई आदत सीखी, ये सब अधिगम के रूप में मानते हैं। कौन? क्रो एंड क्रो। आगे अधिगम की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि लाइफ टाइम चलती है। सीखने में कोई भी विराम कभी भी नहीं आता है। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी दिन कुछ ना सीखें। डेली कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर ही सीखते हैं। यानी कि सीखने का अर्थ है कि कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। यानी कि हमने कोई हमने डिश ही बनाना सीखी तो उसमें कई चीज़ें हम पहले करते हैं, थोड़ा किया फिर उसके बाद किया, फिर लास्ट में जब वो डिश बनके तैयार होती है तो संपूर्ण रूप से हमारे सामने आती है और हमें उसका एक्सपीरियंस मिलता है कि ये चीज़ हमने किस तरीके से सीखी और कितने सारे स्टेप थे इसमें। तो ये है अधिगम की प्रक्रिया। अब देखिए, अधिगम की जो प्रक्रिया है इसके 2 मुख्य तत्व हैं। पहला है शिक्षक और दूसरा है छात्र। यानी कि शिक्षक क्या करता है, छात्र को सिखाने का काम करता है। तो ये अधिगम की प्रक्रिया के तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। उसके बाद देखिए लिखा है आगे कि अधिगम तभी संभव होता है जब सीखने वाला सीखना चाहे और सिखाने वाला सिखाना चाहे। सीखने की प्रक्रिया तभी संभव और सार्थक है जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों उसमें रुचि लें। हो सकता है कि शिक्षक तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है लेकिन जो स्टूडेंट है उनका मन ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है, तो तब तक वो नहीं सीख सकते। और वहीं दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षक का पढ़ाने में मन नहीं है, तब भी वहाँ पर सीखना नहीं हो सकता। तो दोनों की रुचि और इंटरेस्ट कह सकते हैं हम, दोनों की रुचि होना वहाँ पर आवश्यक है। अब जो अधिगम की प्रक्रिया है इसके सोपान क्या है, यानी कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे और आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इसके स्टेप्स की। तो देखिए, इसके 6 स्टेप होते हैं। इसमें पहला है आपका अभिप्रेरणा। तो देखिए, जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक आप उस काम को या कोई भी ज्ञान है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें आपको पढ़ने की, आपका एग्ज़ाम है, आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, तो आपको क्या है, अंदर से अभिप्रेरणा नहीं आएगी, तो आप पढ़ेंगे नहीं। आप सोचेंगे कल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ते हैं, आज घूमने जा रहे हैं, या कुछ भी आप बहाना बनाकर ऐसे ही दिन निकालते रहेंगे। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि हमारा इस डेट को एग्ज़ाम है, 1 महीना रह गया है, तो आप अंदर से अभिप्रेरित होते हैं। और जब आप अभिप्रेरित होते हैं तो खुद ही उस काम को करने के लिए आगे आते हैं। तो
कोई भी चीज़ सीखने के लिए अभिप्रेरणा सबसे पहला स्टेप माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अभिप्रेरणा उद्देश्य की ओर, यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है, गोल है, उसकी ओर ले जाने का कार्य करती है। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रेरक उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं प्रेरकों के कारण व्यक्ति अधिक क्रियाशील यानी कि एक्टिव हो जाता है और उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित रहता है। जैसे कि आपको जब तक प्यास नहीं लगेगी, आप अंदर से जो प्यास है वो एक अभिप्रेरक का काम करेगी आपको पानी पीने के लिए, और आप अंदर से ही जब आपको प्रेरित होंगे तो आप क्या है, पानी पीने के लिए जाएंगे अपनी जगह से उठकर और पानी पिएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। दूसरा है देखिए उद्देश्य। तो देखिए अभिप्रेरित तो हो गए, लेकिन जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तब तक आप नहीं सीखेंगे। सीखने के लिए आप अभिप्रेरित हो ही नहीं सकते। यानी कि व्यक्ति जब कोई कार्य सीखता है तो वह उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम टारगेट कर लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, और फिर आप उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है, और ये जो इसका जो व्यवहार है वो निश्चित दिशा की ओर केंद्रित होता है, और ये निश्चित दिशा ही क्या है, उद्देश्य है। तीसरा स्टेप है बाधा। अब देखिए कोई भी काम करते हैं तो उसमें बाधा तो आती है। जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपका 4-5 दिन तो बहुत मन लगा, लेकिन 6वें दिन से क्या है, आपका मन लगना बंद हो गया, तो ये क्या है, बाधा है। फिर आपको क्या करना है, इस बाधा को दूर करना है। कैसे? तो देखिए किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा का उत्पन्न होना आवश्यक है, और इन बाधाओं को दूर करने में व्यक्ति अनेक प्रकार का व्यवहार करता है, और एक समय के बाद जो है उपयुक्त व्यवहार तक पहुंचता है। उपयुक्त व्यवहार होने पर इन बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला स्टेप है विभिन्न अनुक्रियाएं। बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, और ये सभी अनुक्रियाएं जो हैं सही नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप काम करें वो सभी सही हो। बाधा मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि आप जो भी प्रयास करें वो असफल होते रहें, लेकिन जब वो उद्देश्यों को पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और अंत में वो सफल हो भी जाता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी अनुक्रियाएं सही हों। यानी कि सबसे पहले क्या है, आप अंदर से अभिप्रेरित होंगे, उसके बाद आपके सामने कोई उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके सामने बाधाएं आएंगी, और फिर उन बाधाओं को दूर करने के लिए आप विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे। उसके बाद क्या है, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या है, वे सभी क्रियाएँ और कार्य आते हैं जिनसे विवश होकर विद्यार्थी को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे अध्यापक द्वारा दिया गया आदेश, जैसे आपके टीचर ने ही आपको कुछ काम करने को बोला हो, स्वयं की इच्छा, कई बार हम खुद अंदर से भी चाहते हैं किसी कार्य को सीखना, या फिर बड़ों का सम्मान करने के लिए भी हम कई बार कोई क्रिया, जैसे आपकी मम्मी ने कह दिया आपसे पढ़ने के लिए, तो आप मम्मी के सम्मान के लिए पढ़ते हैं या सीखते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक मर्यादा, तो इनमें से जो भी क्रिया संतोषजनक व सुखप्रद होती है वही पुनर्बलित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एकीकरण। तो अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से, ये देखिए पूर्ण नहीं है यहाँ पर, पूर्व है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। जब तक पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता तब तक संपूर्णता प्राप्त नहीं होती। यानी कि लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको अपने पहले ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आगे है लास्ट में कि शिक्षण और अधिगम। पहले हमने शिक्षण पढ़ा, उसके बाद अधिगम पढ़ा। अब है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए जो शिक्षण का प्रमुख कार्य है वो अधिक से अधिक अधिगम कराना है, यानी कि अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण प्रभावशीलता लाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, और इनमें से एक को हटा दें तो शिक्षण जो है महत्वहीन हो जाएगा। यानी कि शिक्षण और अधिगम दोनों का ही होना बहुत आवश्यक है। आगे है कि यह पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और जब शिक्षण की बात आती है तो बिना अधिगम के वह व्यर्थ है, और जब अधिगम की बात आती है तो बिना शिक्षण के अधूरा है। इन दोनों में संबंध इतना गहरा है कि इसे एक ही नाम दिया जाने लगा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से
क्या है, संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। आगे है कि शिक्षण किसी भी चीज़ का हो, कोई भी विषय वस्तु या किसी भी स्तर का हो, इसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रभावशाली अधिगम कराना। देखिए हमारे जो शिक्षण है उसका एक ही अंतिम उद्देश्य है कि बच्चे अधिक से अधिक अधिगम करें, प्रभावशाली रूप से सीखें। और जब अधिगम प्रभावित होगा तो शिक्षण को यानी कि जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं तब तक शिक्षण अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि प्रभावशाली अधिगम होगा तभी हम प्रभावशाली शिक्षण उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण जो है वो छात्र और शिक्षक के मध्य की क्रिया है। यानी कि जो शिक्षण कार्य है वो छात्र के और शिक्षक इन दोनों के मध्य होता है। शिक्षक जो है वो शिक्षण की व्यवस्था करता है, छात्र उस व्यवस्था से गुजरकर अधिगम को प्राप्त करता है। शिक्षण तो एक बाह्य प्रक्रम है, यानी कि बाहरी प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम का जो कार्य है वो छात्र करते हैं और ये एक मानसिक क्रिया है। लास्ट में देखिए ये तीनों आपस में सहसंबंधित हैं। ये शिक्षित प्रक्रिया है आपकी, यहाँ पर ये आपके छात्र हो गए और यहाँ आपके शिक्षक हो गए, यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हमने अपना टीचिंग और लर्निंग का जो है वो इन दोनों का अर्थ और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये जानने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में टाइप करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।